Hi everybody. So Dr. Tufel turned you. Today we will discuss the law of proximity. This law is very important regarding language skill because it gives exactness, precision, clarity to the meaning. Law of proximity, if goes wrong, sometimes it's not only brings interesting meaning, but even the things turn to become grotesque. तो लॉ प्रॉक्सिमिटी बेसिकली ये कहता है कि कौन सी चीज़ किसके प्रॉक्सिमिटी में, किसके नज़दीक हो, किसके क्लोज हो, उससे उसके मीनिंग में एक चेंज आ जाता है, उसका सेंस चेंज हो जाता है, या उसका वहाँ पे जो वो सेंस कन्वे सेंटेंस कर रहा होता है उसके सेंस उसके मीनिंग में एक फ़र्क आ जाता है। अगर हम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को देखें तो जब हम सेंटेंस लिखते हैं कि ओनली अली राइज टू मी, सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो ओनली जो है ना अली के साथ अटैच है। यहाँ पे सेंस ये देख रहा है कि सिर्फ अली लिखता है। इसका मतलब ये है कि देयर आर अदर पीपल बट दे आर नॉट राइटिंग, ओनली अली इज द सिंगल पर्सन हु राइट्स। तो ये ओनली अली की प्रॉक्सिमिटी में है, तो यहाँ पे इसका जो सेंस है वो डिफरेंट है। तो पहले सेंटेंस में ओनली जो है ना रेफर कर रहा है अली को, दैट ओनली अली राइट्स बट नॉट अदर पीपल राइट्स। बट इन द सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें तो दैट इज अली ओनली राइट्स टू मी। यहाँ पे ओनली जो है ना दैट्स कनेक्टेड टू वर्ब राइट्स। अब ओनली राइट्स की प्रॉक्सिमिटी में है, तो यहाँ पे इसका सेंस ये निकल रहा है कि अली सिर्फ लिखता है, बोलता नहीं है, बताता नहीं है, या कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं यूज करता, वो सिर्फ लिखता है। वो थर्ड सेंटेंस में अली राइट्स टू मी ओनली, कि अली किसी और को नहीं लिखता, वो सिर्फ मुझे लिखता है। अब देखो अगर इन तीन सेंटेंसेस का बखूबी जो है ना वो जायजा लिया जाए, दे आर डिफरेंट। ओके, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि अली जो है ना वो सिर्फ अली लिखता है, ओनली अली राइट्स। दूसरे में क्या, अली ओनली राइट्स, वो सिर्फ लिखता है। और तीसरे में था कि अली राइट्स मी ओनली, सिर्फ मुझे लिखता है। Now in this sentence, these three sentences, or the place where the Ali, sorry, where the only has been written, it changes the meaning. Okay, that is called law of proximity. तो जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात को सही सेंस कन्वे करने के लिए हमें उन लफ्ज की जो जो प्लेसमेंट है उस सेंटेंस के अंदर वो कहाँ रखनी होती है, जिससे हमारा वो एग्जैक्ट सेंस या मीनिंग कन्वे हो पाए। अब मिसाल के तौर पे हम एक और सेंटेंस को देखें तो अगर ये जो सेंटेंस है माय मदर इन लॉ had died and I'm only responsible for that, so kindly grant me 3 days leave। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि उनकी जो है ना वो इंतकाल हो गया है, तो अब मैं उसका जिम्मेदार हूँ। एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं जी घर का जिम्मेदार हूँ, बड़ा हूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए ताकि मैं उसके फ्यूनरल वगैरह का अरेंजमेंट कर सकूँ। लेकिन जिस तरीके से उसने उसको प्लेस किया है रिस्पॉन्सिबल वाले पार्ट को, वहां से क्या हो गया है कि आपका जो सेंस ये निकल रहा है कि ये मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसकी डेथ के लिए, मर्डर या डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर दूसरा पार्ट सेंटेंस देखें कि माय मदर इन लॉ हैड डाइड एंड आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द फैमिली टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, सो काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव। ओके, अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गोइंग टू से दैट द डेथ इज देयर but he is not responsible for the death, but he being a responsible member of the family, he has to make the arrangement for her funeral, therefore the person is requesting for the leave। so अब ये है कि पहले पार्ट में जिस तरीके से उसने रिस्पॉन्सिबल वाले पार्ट को क्लास को रखा है, उससे इंडिपेंडेंट जो ने क्लास को रखा है, वहां से सेंस ये निकल रहा है दैट ही इज नॉट गोइंग टू बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ the funeral arrangement, but he is rather going to be responsible for the murder, for the death of the mother-in-law। तो ये जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के चेंजेस होते हैं उससे हमारे सेंस जो है जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो उसकी मीनिंग है या सेंस है वो अल टुगेदर तब्दील हो जाता है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस अगर हम इस फॉलोअप में देखें तो ये जो सेंटेंस है ये हमें जो बता रहा है कि he went to sell his car along with his wife। Now here, look at that. The meaning is going to become very much comic and grotesque in a sense के वो कहना ये चाह रहा है कि he along with his wife went to sell his car, लेकिन उसने कहा क्या कि he went to sell his car along with his wife। तो यहाँ पे जो सेल वर्ब है वो car के साथ इस दूसरा जो पार्ट है उसको भी क्वालिफाई कर रहा है। तो गोया ये कि ये दोनों चीजें सेल हो रही हैं। यहाँ पे ये मीनिंग जो है ना वो बिल्कुल एक मजाया जो है ना बन सकती है और पूरा जो सेंस है वो यहाँ पे जो है ना वो
हो चुका है, अबिलिटेट हो चुका है, बल्कि वो जो है ना किसी हद तक जो है ना वो मज़े का ख़ैज़ बन चुके हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट को सही नहीं रख रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो जो आपका सेंस है वो नहीं जुड़ा। तो वो कहना ये चाह रहा था कि he along with his wife going to sell his car, but the way he has written the sentence, it seemed that he's going to sell his car along with his life partner as well. So this law of proximity brings clarity and precision and exactness what you want to communicate. तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को अगर हम इफेक्टिवली लर्न करें और यूज़ करें, तो हमारे कंपोजिशन स्किल में न सिर्फ एग्जैक्टनेस क्लियरिटी और आती है कम्युनिकेशन में, मगर उससे फिर हम जो बात एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं वही कन्वे होती है जो हमारा सेंस होता है। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का जो इस्तेमाल है, इसकी जानकारी है, इसका सही इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप लर्निंग, and these are the very common things, but they are very important when there comes the proper composition communication of language skill. Thank you very much. See you next video. Till then, goodbye.